आरजू हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हिलाल अहमद जी हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं CSDS के। हिलाल जी, इस वक्त का जो वोटिंग परसेंटेज आया है 11 बजे तक, वो 25.4% आया है और सुबह के 11 बजे तक का है। तो क्या लग रहा है कि जो 2 फेज में कमी हुई है, क्या वो तीसरे फेज में कहीं पूरी होती हुई नजर आ रही है या अभी भी डाउटफुल है? नहीं, तीसरे फेज में निसंदेह मत प्रतिशत बढ़ेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और इसको हमें केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं देखना चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए कि चुनाव जिन 93 सीटों पर आज हो रहे हैं वहाँ पर पहले का रुझान क्या था। और एक नेशनल कैंपेन तो चलाया है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी और इलेक्शन कमीशन ने भी कि अब हमको वोट डालना है। तो एक तरीके का उत्साह जिसे पैदा करना होता है वो तो उसकी मुहिम शुरू हुई है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। तो पहले से मतदान बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि हम मिडवे में हैं, मतलब हम बीच में पहुंच चुके हैं। और जब आप बीच में पहुंच जाते हैं, आज का अगर जोड़ लें तो तकरीबन तमाम सीटों पर आधी सीटों पर इलेक्शन पूरा हो चुका होगा। तो इसका अर्थ ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिसाइसिव फैक्टर्स आते चले जाएंगे। तो वो भी एक कारण रहता है जिससे कि चुनाव में उत्साह लोगों का आता है। लेकिन जो पिछले 2 चरण थे और उसमें जिस तरह से मत प्रतिशत नीचे गया, उस पर कोई भी बात करना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो अभी तक कोई ऐसा विश्वसनीय आंकड़ा, विश्वसनीय तर्क नहीं है जिसके आधार पर आप ये कह सकें कि इसका फायदा या नुकसान किस पॉलिटिकल पार्टी को होने वाला है। लेकिन एक चीज़ है जिसकी ओर बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई है, और वो ये है कि जो जिसे अंग्रेजी में हम पॉलिटिकल एपैथी कहते हैं, या उसको हम ये कहें कि लोगों की दिलचस्पी का कम होना। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चुनाव के प्रति लोगों का रुझान कम हो गया है, लेकिन कहीं उसकी एक महक सी आती है कि कहीं कुछ चीज़ें कम हो रही हैं। वो रुझान नहीं है, वो उत्साह नहीं है। और शायद उसका कारण ये है कि जिस तरह से हमने राजनीति को चुनाव केंद्रित बना दिया है, वो उसका असर देखने को मिल रहा है। एक ज़माने में राजनीति केवल चुनाव नहीं होती थी। लोग बड़े ये चाव से बताते थे कि मैंने नेहरू जी की सभा में गया था, मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सभा में गया था। वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और चुनाव जो हैं वो क्रिकेट मैच की तरह बनते चले जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात ये वो जो है उससे एक चीज़ है कि वो रुझान में कमी आ जाती है कि हर एक भारत जो है बड़ा विविधताओं वाला देश है। तो चुनाव में लोग मत क्यों डालते हैं, इसके कई कारण होते हैं। बहुत सारी रिसर्च है इसके ऊपर। कुछ के लिए ये एक रिचुअल है, कुछ के लिए ये एक ऐसा मौका है जब आप पॉलिटिकल क्लास के साथ, राजनीतिक वर्ग के साथ आप बार्गेन करते हैं, और कुछ के लिए ये एक इवेंट है, क्या स्कोर है टाइप का, है ना। तो इसीलिए चुनाव में कहीं ना कहीं पर जिस तरह से चुनाव केंद्रित राजनीति को हमने पेश किया, उससे रुझान में कमी आई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चुनाव बिल्कुल अप्रासंगिक हो गए हैं, लेकिन रुझान में कमी आई। बिल्कुल एक उदासीनता की जो बात है आरजू, वो शायद उसका यहाँ पर जिक्र हो रहा है। राजेंद्र तिवारी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और इसी मुद्दे पर हम आएंगे। महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग हुई है, क्या वजह दूसरी ये भी है जो दल बदल वाली परंपरा शुरू हो चुकी है, या फिर पार्टी टूटने वाली परंपरा हो चुकी है, लोगों का इंटरेस्ट अब कम रहा है वोट करने के लिए? राष्ट्र में आप देखेंगे तो पिछले दोनों चरणों में मतदान कम हुआ है और ओवरऑल मतदान कम हुआ है। कुछ सीटों पर ठीक रहा है, बाकी सीटों पर बहुत कम हुआ। और इसको जैसा आप बता रही हैं, इसी तरह से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो पॉलिटिक्स पिछले 5 सालों में हुई है और जिस तरह के इश्यूज खड़े हुए, उनको देखते हुए लोगों की अपैथी कि भाई हम ये पॉलिटिक्स हमें पसंद नहीं, और उसमें लोग, मुझे ये लगता है कि जिस आइडियोलॉजी के साथ लोग जुड़े हुए हैं उस आइडियोलॉजी से दूर भी नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें वोट करने भी इसलिए नहीं जा रहे हैं कि सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और ये चीजें दूसरे राज्यों में भी आप देखने, जैसे गुजरात में आप देखिए, गुजरात में भी पोलिंग परसेंटेज कम है। कर्नाटक में आप देखिए, कर्नाटक का भी आपके रिपोर्टर ने बताया कि महिलाएं बड़ी संख्या में वहां आ रही हैं। कर्नाटक में जो चीजें सामने आई हैं पिछले दिनों, उसके बाद आज महिलाओं का बड़ी संख्या में निकलकर वोट के लिए आना कुछ ना कुछ तो इशारा करता है। ऐसे ही अगर आप बिहार में देखें, बिहार में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और उन लंबी लाइनों का ये कह पाना तो मुश्किल है कि किसके लिए है, लेकिन बिहार एक पॉलिटिकली ज्यादा अवेयर राज्य माना जाता है। और वहां पर भी जिस तरह के इश्यूज, देखिए हुआ क्या है,
पहले चरण के बाद और दूसरे चरण के बाद जो भी संकेत सामने आए, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने लिए संकेत समझे, उन सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना प्रचार उन चीजों पर फोकस किया जिससे कि उनकी स्थिति सुधर सके। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो चाहे इंडिया गठबंधन के दल हो, और उसका नतीजा कई जगहों पर दिखाई दे रहा है और कई जगहों पर अपैथी के रूप में जो लोग पॉलिटिक्स पसंद नहीं कर रहे हैं उस तरह से दिखाई जी। बिल्कुल। हिलाल जी, यहाँ पर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 में से 29 सीटों का टारगेट बीजेपी करके चल रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पर एक असंतुष्टि का भाव है सत्ताधारी पार्टी को लेकर। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि पिछली बार जो 29 में से 28 बीजेपी लेकर आई थी, इस बार शायद कांग्रेस कुछ 4-5 सीटों में सेंध लगा सकती है? कहीं ये एक हिंट मिलता हुआ नजर आता है? इसको केवल हम ट्राइबल बेल्ट की जब भी हम बात करें मध्य प्रदेश की और पूरे भारत की ही ट्राइबल्स की बात करें, तो उसमें एक चीज़ बहुत दिलचस्प है। वो ये है कि जो ट्राइबल बेल्ट है ख़ासतौर से मध्य प्रदेश का, उसके अंदर केवल यही नहीं हुआ, और वो एक जो 2014 से 2019 के बीच का जो समय था, उसमें भी कई सारी जिसे वेलफेयर स्कीम्स कहा जाता है, टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स कहा जाता है, वो आदिवासी इलाकों के अंदर उनकी शुरुआत की गई जी। लेकिन जो दिलचस्प बात थी वो ये थी कि जो सामाजिक क्षेत्र था, जिसको कि हम सोशल स्फेयर कह सकते हैं, उस सोशल स्फेयर में जो एडवांटेज बीजेपी को मिला पिछली बार, वो ये था कि वनवासी कल्याण आश्रम, जो कि उसकी सहयोगी संस्था, मैं सहयोगी नहीं कहना चाहूँगा, वनवासी कल्याण आश्रम जैसी संस्थाएं जो हैं, जो जिनका संबंध जो है वैचारिक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में वैचारिक रूप से रहता है, उन्होंने बहुत काम किया, और उनके काम का जो नतीजा था वो कहीं ना कहीं पर उसका फायदा भाजपा को मिला। बिल्कुल। वो एक फैक्टर है, एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। लेकिन उसके अलावा जो आदिवासी असंतोष है, क्या वो उतना ही वैसा ही रहेगा जैसे 19 में था? सवाल अभी बहुत सारे बाकी हैं, तो वो देखना बाकी है कि क्या, जो कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं।